अस्सलाम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्यूरिटन एज, और इस एज का लिटरेचर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने प्यूरिटन एज के सारे बैकग्राउंड को और इसकी हिस्ट्री को और इसका सारा जो इंट्रोडक्शन था वो हमने डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर अब हम इस एज का लिटरेचर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं उसका आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता चलूँ। उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्यूरिटनिज़म क्या है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि क्रिश्चियनिटी के 3 सेक्ट्स हैं। क्रिश्चियनिटी के वैसे तो काफ़ी सारे सेक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा फेमस जो हैं ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, ये 3 हैं। तो उस टाइम पे शुरू में 1053 में 1053 एडी में ग्रेट स्कीज़म के नाम से एक इवेंट हुआ था, और वो एक मूवमेंट चली थी। तब ऑर्थोडॉक्स चर्च और कैथोलिक चर्च के दरमियान स्प्लिट हो गया था, ब्रेक हो गई थी वो दोनों। तब लोग ऑर्थोडॉक्स से कैथोलिसिज्म की तरफ आना शुरू हो गए थे, और अगले 300-400 साल तक कैथोलिसिज्म चलता रहा। कैथोलिसिज्म में बताता चलूँ कि रोम की चर्च को जो लोग मानते हैं वो कैथोलिक्स कहलाते हैं, रोमन कैथोलिक्स मोस्ट प्रोबेबली। और रोम की चर्च का जो हेड है उसको पोप कहते हैं। तो जो लोग पोप की चर्च को मानते हैं उसको उनको कैथोलिक्स कहते हैं। और जब एलिज़ाबेथन एज से कुछ पहले, जब रेनेसेंस से शुरू हो चुकी थी, तब हेनरी एट जो क्वीन एलिज़ाबेथ का फादर था और उससे पहले किंग भी था, उसने दूसरी शादी करना चाहिए क्योंकि उसको मेल हेयर चाहिए था, अपना वारिस चाहिए था मेल। तो इसलिए उसने शादी करना चाही। तो उसने रोम की चर्च से स्प्लिट कर लिया था, और दूसरी साइड पे मार्टिन लूथर जो रोम का रहने वाला था, उसने भी एक 95 थीसिस के नाम से एक राइटिंग लिखी थी, जिसमें उसने चर्च का सारा कच्चा चिट्ठा बता दिया था और पोप के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाई थी, और चर्च की सारी जो राज थे वो फाश कर दिए थे, उनकी करप्शन एक्सपोज कर दी थी। तो उसका सहारा भी लिया हेनरी एट ने, और तब उन्होंने कैथोलिक चर्च से ब्रेक कर लिया, और तब अपने इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से इंट्रोड्यूस करवा दी, जो कि एक प्रोटेस्टेंट चर्च थी। तो अब इसी तरीके से हम चलते हुए आगे आते हैं। जो प्रोटेस्टेंट्स ये मूवमेंट चली, प्रोटेस्टेंटिज्म के अंदर भी 3 मेजर सेक्ट्स हैं। उसमें एक तो प्योरिटन्स है, दूसरा प्रेस्बिटेरियंस और तीसरा एंग्लिकन्स। तो उनमें से एक मूवमेंट ये प्योरिटन्स थी। इन लोगों का बिलीफ ये है कि हमें फ़िज़िकल प्लेयर से दूर भागना चाहिए, क्योंकि ये हमें गॉड से ज़्यादा दूर कर देती है। तो चलिए हम इस एज का लिटरेचर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो एज है ये फेमस है अपनी पोइट्री की वजह से। एलिज़ाबेथन एज हमने देखा था कि वो अपने ड्रामास की वजह से फेमस थे, और ये जो एज है ये अपने पोइट्री की वजह से ज़्यादा फेमस है। इस एज की पोइट्री को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले स्कूल ऑफ स्पेंसर, वो पोइट्स जिन्होंने स्पेंसर के स्टाइल को फॉलो किया। सेकेंडली मेटाफिज़िकल पोइट्स, जिनमें जॉन डन और इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटाफिज़िकल पोइट्स आ गए। तीसरे नंबर पे कैवेलियर पोइट्स, कैवेलियर मींस रॉयलिस्ट, वो लोग जो सिविल वॉर के दौरान किंग की तरफ से लड़े हों उनको कैवेलियर्स कहा जाता है। तो वो भी 3-4 पोइट्स थे। और उसके बाद जॉन मिल्टन, ये अपने आप में एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो ये 4 हिस्सों में इसकी पोइट्री को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोइट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर। अब ये वो लोग थे जिन्होंने स्पेंसर को फॉलो किया। एडमंड स्पेंसर, जिसने फेरी क्वीन लिखी थी, शेफर्ड्स कैलेंडर लिखी थी, एमोरिटी और एपिथेलेमियन जैसी फेमस राइटिंग्स उसने लिखी थी। ये हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अब इस स्कूल ऑफ स्पेंसर के अंदर सबसे पहले 2 भाई आते हैं। एक का नाम फिनीज फ्लेचर और एक का नाम है गाइल्स फ्लेचर। तो फिनीज फ्लेचर की फेमस, ये दोनों भाई जो थे ये प्रीस्ट्स भी थे, पादरी भी थे क्रिश्चियनिटी के, और रिलीजियस राइटिंग्स भी लिखा करते थे। तो फिनीज फ्लेचर की राइटिंग जो फेमस है वो द पर्पल आइलैंड, और गाइल्स फ्लेचर की राइटिंग क्राइस्ट्स विक्ट्री फेमस है। और उसके बाद विलियम ब्राउन, इसकी एक राइटिंग फेमस है ब्रिटानियाज पेस्ट्रल्स। पेस्ट्रल हम कहते हैं वो स्टोरी जो शेफर्ड्स के रिलेटेड लिखी जाए, रूरल लाइफ के रिलेटेड लिखी जाए, उसको हम पेस्ट्रल कहते हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो ब्रिटानियाज पेस्ट्रल विलियम ब्राउन ने लिखी है, ये स्पेंसर की फेरी क्वीन और सिडनी की आर्केडिया से इंस्पायर्ड है। उसके बाद जॉर्ज वीदर, बड़ा फेमस पोइट स्कूल ऑफ स्पेंसर का। जॉर्ज वीदर जो है, इसने एक मशहूर अपनी राइटिंग लिखी शेफर्ड्स हंटिंग के नाम से, और इसकी दूसरी जो राइटिंग्स थी फिडेला, फेयर विचू, मिस्ट्रेस ऑफ फ्लैरेट, और इसको एक टाइटल दिया जाता है जॉर्ज विदर को, आवर इंग्लिश जोवेनल का। उसके बाद स्कूल ऑफ स्पेंसर के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट पोइट आ जाता है विलियम ड्रमंड, उसका नाम है। और इसकी जो फेमस राइटिंग्स हैं टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलिएड्स और फ्लावर्स ऑफ सियॉन, ये इसकी 2 राइटिंग्स हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्कूल ऑफ स्पेंसर है वो एंड हो जाता है।
तो ये सारे के सारे स्पेंसरियंस थे जिन्होंने स्पेंसर को फॉलो किया। और उसके बाद आती है हमारे पास इस एज का लैंडमार्क, इस एज की इस सिग्नेचर पोइट्री, जिसको हम मेटाफिज़िकल पोइट्री कहते हैं। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, फिज़िकल का मतलब है वो चीज़ जो हमारी सेंसेस के रिलेटेड हो, हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी चीज़ों के बियॉन्ड, फिज़िक्स के बियॉन्ड, जो हमें चीज़ें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उन चीज़ों के बियॉन्ड जाकर सोचना, वो कहलाता है मेटाफिज़िक्स। तो ये ऐसी पोइट्री किया करते थे ये लोग। अब इनका जो सेंट्रल फिगर था, सबसे मेन इनमें जो बंदा था वो था जॉन डन। और उसके अलावा ये जो बाकी पोइट्स थे उनमें रॉबर्ट हैरिक आ जाता है, थॉमस कैरियो आ जाता है। थॉमस कैरियो की एक फेमस राइटिंग है परसुएशंस ऑफ लव। और उसके बाद रिचर्ड क्रैशा आ जाता है, और रिचर्ड क्रैशा की एक राइटिंग फेमस है द फ्लेमिंग हार्ट। और उसके बाद कुछ और फेमस पोइट्स आ जाते हैं, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, लॉर्ड हर्बर्ट, ये दोनों भी भाई थे। और अब्राहम कोले बहुत फेमस था अपने पिंडारिक ओड्स की वजह से। पिंडार एक ग्रीस का रहने वाला, थीब्स का रहने वाला एक लिरिक पोइट था, जिसने ओलंपियन ओड्स के नाम से एक राइटिंग लिखी थी, अपनी ओड्स की वजह से फेमस था। तो अब्राहम कोले ने पिंडारिक ओड्स के नाम से एक राइटिंग लिखी। उसके बाद एंड्रयू मार्वल, इसके बारे में अक्सर एमसीक्यू आ जाता है इसकी इस राइटिंग के बारे में, टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस किसने लिखी है। और लास्ट एडमंड वॉलर, जो फेमस है अपने क्लोज्ड कपलेट की वजह से। मैं बताता चलूँ कि सिंपल कपलेट और क्लोज्ड कपलेट में क्या फ़र्क है। सिंपल कपलेट ऐसा स्टैंजा जिसमें 2 लाइन्स हों, कपल से निकला है ये जोड़ा, जिसमें 2 लाइन्स हो उसको हम कपलेट कहते हैं। 2 लाइन में एक मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। और क्लोज्ड कपलेट से मुराद है कि उन दोनों लाइनों में एंड पे फुल स्टॉप्स हों। सेंटेंस दोनों लाइंस के एंड पे फुल स्टॉप्स हों, मीन के दोनों लाइंस में सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो उस कपलेट में, उसको हम क्लोज्ड कपलेट कहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हमें इंट्रोड्यूस करवाया था एडमंड वॉलर ने। और मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया था एंग्लो नॉर्मन एरा में कि इंग्लैंड में इंग्लिश हिस्ट्री में, इंग्लिश लिटरेचर में हीरोइक कपलेट सबसे पहले चौसर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद सबसे मेन और सेंट्रल फिगर जो मेटाफिज़िकल पोइट्री की थी वो थी जॉन डन। तो जॉन डन जो है, इसकी वाइफ का नाम एन डन था। जॉन डन की एक बहुत फेमस कोटेशन है, जॉन डन एन डन अनडन। जब इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी तब इसने कहा था कि जॉन डन एन डन अनडन। और जॉन डन जो है सेंट पॉल, जो वहाँ का एक बहुत मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ का डीन है, डीन था और लीडर था मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्स का। उसके अलावा यूज़ ऑफ कंसीट्स, ये मेटाफिज़िकल पोइट्स जो सब के सब थे ये कंसीट्स यूज़ किया करते थे। कंसीट क्या होता है? कंसीट ये होता है, 2 लिटरेरी डिवाइसेस को मिलाता है ये, एक हाइपरबली और दूसरा मेटाफर। मेटाफर तो हम कहते हैं कि 2 चीज़ों को कंपेयर करना, जिसको हम उर्दू में इस्तारा भी कहते हैं। 2 चीज़ों को कंपेयर करना विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। और हाइपरबली होता है एग्जैजरेशन, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देना। तो ऐसा कंपैरिजन जिसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया जाए, जस्ट लाइक जॉन डन अपनी एक पोइम वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग बॉन्डिंग के अंदर अपने आप को अपने और अपनी जो बिलवेड है उसको कंपस की 2 सुइयों के साथ कंपेयर करता है। तो वो कहता है कि ऑल्दो हम जितने मर्ज़ी दूर हैं, जो ज्योमेट्री की कंपस होती है कि हम दोनों चाहे जितने मर्ज़ी दूर हैं लेकिन हम जुड़े हुए हैं एक सिरे से। हम जितना मर्ज़ी दूर चले जाएं हम फिर भी जुड़े रहेंगे, हमारी जड़ें मजबूत हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इतना दूर जाकर उसने इंसान को जाके कंपस से कंपेयर कर दिया, जिस तरह अपने बिलवेड को हाफ ऑफ द वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर देता है अपनी पोएम के अंदर। तो इस तरीके से कंसीट्स जो हैं वो ये यूज़ किया करते थे मेटाफिज़िकल पोइट्स। और जॉन डन भी इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड था। उसके अलावा विट जो इनकी है बहुत मशहूर थी। विट मींस विजडम, इनकी अक्लमंदाना कैफियत। और उसके अलावा जॉन डन की जो पोइट्री है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, अमोरस, मेटाफिज़िकल और सैटिरिकल। तो अमोरस के अंदर इसकी लव पोइम्स मोस्टली पाई जाती हैं, और मेटाफिज़िकल के अंदर सारी इसकी फिज़िक्स के रिलेटेड पोइम्स हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और उसके बाद एक थर्ड इसका जो है सैटिरिकल। फेमस पोइम्स जो जॉन डन की हैं वो है प्रोग्रेस ऑफ द सोल, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एपिथैलेमियम। जब मैंने लास्ट वीडियो में एलिजाबेथन एज में आपको एडमंड स्पेंसर बताया था, तो स्पेंसर की एक राइटिंग मैंने आपको तब बताया था कि उसकी एक राइटिंग एपिथैलेमियन के नाम से है, एंड पे ION आता है।
तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि जॉन डन की सिमिलर नेम के साथ एक राइटिंग है, लेकिन एंड पे एम आएगा, एपिथेलेमियम। तो स्पेंसर की राइटिंग एपिथेलेमियन है और जॉन डन की राइटिंग एपिथेलेमियम। उसके अलावा इसकी एक राइटिंग मैटम साइकोसिस और इसकी लव और डिवाइन पोइम्स बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर इसके कुछ फेमस पोइम्स हैं, जस्ट लाइक डेथ बी नॉट प्राउड और द सन इज राइजिंग, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। उसके अलावा अ वैलेडिक्शन फॉरबिनिंग मॉर्निंग। इस तरह के काफ़ी सारी इसकी जो हैं फेमस लव एंड डिवाइन पोइम्स हैं। तो ये था जॉन डन का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कैवेलियर पोइट्स। हमारा स्कूल ऑफ स्पेंसर भी हो गया, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स भी हो गए। अब आते हैं हमारे पास कैवेलियर पोइट्स। कैवेलियर पोइट्स मैंने पहले भी बताया आपको, कैवेलियर मीन्स रॉयलिस्ट, मीन्स वो लोग जो किसी सिविल वॉर में किंग की तरफ से लड़े हों, उनको हम कैवेलियर कहते हैं। तो हम ये जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्यूरिटन एज में एक सिविल वॉर हुई थी 1642 से लेके 49 तक। तो वो 7 साल जो सिविल वॉर चली उसमें चार्ल्स वन और पार्लियामेंट के दरमियान जो बहस मुबाहिसा हुआ और एंड पे 1649 में उन्होंने चार्ल्स वन को पकड़ के बीहेड कर दिया। तो चार्ल्स वन की तरफ से जो लोग लड़े पार्लियामेंट के अगेंस्ट, उनको कैवेलियर्स कहते हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि पार्लियामेंट की तरफ से जो लड़ा था उसका नाम जॉन मिल्टन था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट है इस एज का। वो नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो कैवेलियर पोइट्स के अंदर 2-3 ऐसे पोइट्स हैं जो मेटाफिजिकल पोइट्स के अंडर भी आते हैं और कैवेलियर के अंडर भी आते हैं। तो ये सब के सब कैवेलियर पोइट्स जो थे, मोस्टली ये फॉलोअर्स थे बेन जॉनसन के, जो कॉमेडी राइटर था एलिजाबेथन एज का। इनफैक्ट ये इसी एज में ही भी लिखता रहा है, बेन जॉनसन, जैकोबियन एज में। उसके अलावा हैरिक, जो हमने मेटाफिजिकल पोइट्री में भी इसका नाम लिया था, ये आ जाता है कैवेलियर पोइट्स में। उसके अलावा लवलेस, रिचर्ड लवलेस इसका नाम है, ये भी एक बड़ा मशहूर पोइट है, कैवेलियर पोइट। इसकी 2 राइटिंग्स हैं, टू लुकेस्टा एंड टू एल्थिया। उसके अलावा जॉन सकलिंग और कैरियो का नाम भी हमने मेटाफिजिकल पोइट्री में लिया था। तो ये लोग हैं जो फेमस हैं इस एज की पोइट्री के अंदर। उसके बाद जॉन मिल्टन को हम डिस्कस करते हैं, जो अपने आप में एक पूरा का पूरा जॉनरा है, एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो जॉन मिल्टन 1608 में पैदा हुआ, 1608 में, और 1674 में इसकी डेथ हुई। उसके अलावा इसके काफ़ी सारे टाइटल्स हैं। लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज इसको कहा जाता है। ये जॉन मिल्टन की अगर आप इंटरनेट पे तस्वीर देखें तो ये थोड़ी सी गर्लिश फिगर थी। इसकी जो शक्ल थी, इसके शक्ल के जो आसार थे, नैन नक्श थे, वो थोड़े गर्लिश टाइप के थे, लड़कियों की तरह के थे। तो इसलिए इसको क्राइस्ट, लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज भी कहा जाता है। क्राइस्ट कॉलेज में ये पढ़ता था और वहाँ की लेडी का टाइटल इसे मिला था, लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज। क्योंकि जिस तरह औरतों के अंदर थोड़ी सी नज़ाकत होती है, इसके अंदर भी वैसी ही थी। और इसके जो बज़ाहिर फेस कट्स थे वो सारे के सारे वैसे ही थे। उसके अलावा ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड इसको कहा जाता है। और इंग्लैंड की हिस्ट्री में ये वाहिद पोइट समझा जाता है जो कि ब्लाइंड हो गया था, पैदाइशी ब्लाइंड नहीं था, 43 ईयर्स की एज में ब्लाइंड हो गया था 1652 में। और इसने ब्लाइंड होने के बाद अपनी फेमस पोइम पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी। और अगर वैसे जनरली पूछा जाए कि ब्लाइंड पोइट वैसे वर्ल्ड का मशहूर ब्लाइंड पोइट कौन है, तो वो है होमर, जो पैदाइशी ब्लाइंड था। जॉन मिल्टन 43 ईयर्स की एज में ब्लाइंड हुआ था। उसके बाद इसको मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैंक वर्ड्स अर्ल ऑफ सरे ईजाद कर चुका था एलिजाबेथन एज में। तो यहाँ पे इसने, जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स यूज़ की, क्योंकि जो एपिक लिखी जाती थी मोस्टली ब्लैंक वर्स में लिखी जाती थी। तो इसने ब्लैंक वर्स को परफेक्शन की तरफ ले गया। तो ये मास्टर था ब्लैंक वर्स का, जिस अच्छे अंदाज में इसने ब्लैंक वर्स और वर्स को पैराडाइज लॉस्ट में इसने यूज़ किया है, तो इसलिए इसको मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स कहा जाता है, या ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्स भी कहा जाता है। उसके बाद लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज, ये दोबारा से रिपीट हो गया। पोइट ऑफ द डेवल्स पार्टी इसको कहा जाता है, क्योंकि अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है इसकी एक फेमस पोइम पैराडाइज लॉस्ट में से कि हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो उसका आंसर कुछ लोग देते हैं कि एडम इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कुछ लोग देते हैं कि गॉड इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कुछ कहते हैं कि सैटन इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, और कुछ कहते हैं कि मिल्टन हिमसेल्फ इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो ऑल्दो देखा जाए तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में, चाहे वो गॉड है, एडम है, ईव है, सैटन है, कोई भी है, वो मिल्टन खुद है ना। तो जब वो सैटन की तरफ से लिख रहा है, उसकी स्पीचेस जब बुक 1 स्टार्ट होती है, उसकी जो इतनी रोप वाली स्पीचेस आती हैं, गॉड के अगेंस्ट, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड इमॉर्टल हेट, और वो सारी जो इस तरह की स्पीचेस
द माइंड इज़ इट्स ऑन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। इस तरह की बड़ी फेमस और रोबदार जो उसकी स्पीचेज़ हैं गॉड के अगेंस्ट। तो इससे ये साबित होता है कि मिल्टन में उस टाइम सैटर्न का भूत आ चुका है जब वो लिख रहा है वो लाइंस। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि पोइट ऑफ द डेविल्स पार्टी। उसके अलावा मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल हमने लास्ट वीडियो में रेप ऑफ द लॉक वाली जो वीडियो थी उसके इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था एपिक की कुछ ट्रेडिशंस को। एपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनमें हमने एक ये भी नोट किया था कि ग्रैंड स्टाइल होना एपिक में लाजमी है। ग्रैंड स्टाइल मीन्स कि बहुत ही मेजेस्टिक और ग्रेंजर दिखाया जाए कि किस तरीके से बहुत हैवी किस्म की और बहुत बड़ी फाइट होने जा रही है, और इस तरीके से जैसे वो सैटन का रोप दिखा रहा है, बहुत ही ग्रैंड स्टाइल है, बड़े अकड़ के अंदर है सैटन, तो वो उसका ग्रैंड स्टाइल है। तो ये मास्टर उसमें मास्टर भी था जॉन मिल्टन। उसके अलावा इसको लास्ट एलिजाबेथन भी कहा जाता है। और ये जो ओलिवर गोल्डस्मिथ था, सॉरी ओलिवर क्रॉमवेल, ओलिवर गोल्डस्मिथ तो ऑगस्टन एज का एक नॉवलिस्ट था, मैं उसको मिस्टेक कर गया। ओलिवर क्रॉमवेल जो है ये ही वो बंदा था जो चार्ल्स वुड के ख़िलाफ़ लड़ा था, और उस कॉमनवेल्थ पीरियड में इंग्लिश इंटररेग्नम, जो प्योरिटन इंटररेग्नम जिसको हम कहते हैं, 1649 से लेके 1660 तक का टाइम पीरियड, उस टाइम में ये ही रहा था वहाँ पे इनका चीफ कमांडर बन के ओलिवर क्रॉमवेल। और उसके बाद इसके बेटे ने आके रूल संभाल लिया था, रिचर्ड क्रॉमवेल ने। तो 11 साल तक ये लोग रहे थे यहाँ पे। और मिल्टन जो था वो ओलिवर क्रॉमवेल का लैटिन सेक्रेटरी था, लैटिन लैंग्वेज के लिए इसका सेक्रेटरी था। और ये आगे एक कोटेशन मैंने लिखी है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए कही थी, द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, कि तुम्हारी जो रूह थी वो एक स्टार की तरह थी जो अब टूट चुका है। तो इतना ये वर्ड्सवर्थ इंस्पायर्ड था जॉन मिल्टन से। अब ये कुछ फेमस राइटिंग्स है जॉन मिल्टन की, उनमें इसकी फेमस राइटिंग हिम्न ऑन द नेटिविटी, ललेग्रो, पेंसरोसो, और उसके बाद इसकी सबसे फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटिंग्स लेसिडास, जो कि एक पेस्ट्रल एलिजी है। पेस्ट्रल मैंने पहले बताया था, जो शेफर्ड्स की लाइफ पे लिखा जाए उसको कहते हैं पेस्ट्रल। तो पेस्ट्रल एलिजी थी इसके एक फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर। तो एडवर्ड किंग इसका फ्रेंड था जो कि किसी रूरल इलाके में रहता था, तो उसकी डेथ पर मिल्टन ने लेसिडास लिखी थी, जो कि एक पेस्ट्रल एलिजी थी, एलिजी जो किसी की डेथ पर लिखी जाए, मर्सिया। उसके अलावा एक इसकी फेमस राइटिंग कॉमस थी। अब आते हैं इसकी सबसे मशहूर राइटिंग की तरफ, जिसको हर सिलेबस में पढ़ाया जाता है। उसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। और ये पैराडाइज लॉस्ट की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जब हम पढ़ेंगे इसको। तो पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट टाइम जब मिल्टन ने पब्लिश करवाई 1667 में, तब इसके फर्स्ट एडिशन में 10 बुक्स थी। लेकिन इसका 7 साल बाद 1674 में इसका सेकंड एडिशन मिल्टन ने पब्लिश करवाया, तब उसमें 2 बुक्स और ऐड हो चुकी थी, तब 12 बुक्स हो गई थी। तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, टोटल इसमें 12 बुक्स हैं। और इसका जो सब्जेक्ट है, जिस तरह हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन लिखने से पहले हम शुरू में सब्जेक्ट लिखते हैं किस बारे में ये एप्लीकेशन है, तो इसी तरीके से सबसे पहले जो सब्जेक्ट फर्स्ट लाइन ही क्या कहते हैं इसको, पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट लाइन ही यही है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस। कौन सी डिसोबीडियंस? एडम और ईव ने जो ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खा लिया था, तो उसकी वजह से उनको दुनिया पर फेंक दिया गया था। और असल में ये उसी को रेफ़र कर रहा है पैराडाइज लॉस्ट, उनकी तरफ से जो उनकी जो पैराडाइज लॉस्ट हुई। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस है, इंसान की डिसोबीडियंस की वजह से जो उस पर जवाल आया। और जिस तरह सैटन की डिसोबीडियंस की वजह से उस पर जवाल आया। तो मेन थीम अक्सर पूछी जाती है पैराडाइज लॉस्ट की, मेन थीम क्या है? तो वो है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। उसके अलावा मिल्टन की एक और फेमस राइटिंग पैराडाइज रीगेन्ड, ये इसने 1671 में पब्लिश करवाई। और उसके बाद इसकी एक और बहुत ही फेमस राइटिंग सैमसन एगोनिस्टिस, ये असल में एक हैब्रू लेजेंड है, इब्रानी ज़ुबान का एक लेजेंड है। सैमसन नाम का कैरेक्टर था उसमें, और वो बाद में ब्लाइंड हो जाता है। सैमसन नाम का जो कैरेक्टर है वो इसराइल का एक चैम्पियन दिखाया गया, और फाइटिंग चैम्पियन एक दिखाया गया उनका, और ये बाद में ब्लाइंड हो जाता है। और ये एक ग्रीक मॉडल पे लिखी गई है, ये वाली जो पोइम है सैमसन एगोनिस्टिस। उसमें एक कोटेशन इसकी आती है, आई लेस इन गाजा एट द मिल विद स्लेव्स,
क्योंकि मिल्टन खुद भी ब्लाइंड था, तो ये अपने आप को ही इसमें ये एक किस्म की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी है इसकी। तो ये फेमस वर्क्स थे मिल्टन के। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इस एज के ड्रामा को। इस एज में जो ड्रामा था वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, उस फेम तक नहीं पहुंच पाया जिस फेम तक एलिजाबेथन एज में गया। तो एलिजाबेथन एज अपनी ड्रामा की वजह से फेमस है, और जो जैकोबियन एंड कैरोलियन एज है, जो जिसको प्योरिटन एज भी कहते हैं, वो अपने पोइट्री की वजह से फेमस है। ऑल्दो ड्रामा लिखे गए हैं इसमें, जॉन मार्स्टन ने द मैलकंटेंट लिखा, थॉमस डेकर ने द शू मेकर्स हॉलीडे लिखा, थॉमस हेवुड ने 220 प्लेज लिखे, 220 प्लेज, और जिनमें से 24 फेमस हुए इसके प्लेज। उसके बाद थॉमस मिडल्टन ने वुमेन बिवेयर वुमेन के नाम से एक राइटिंग लिखी। साइरिल टर्नियर ने रिवेंज ट्रेजेडीज़ लिखी हैं और एथियस्ट ट्रेजेडी के नाम से एक राइटिंग लिखी। उसके बाद जॉन वेबस्टर बहुत फेमस है इस एज का, जिसने द वाइट डेविल और डचेस ऑफ माल्फी के बारे में अक्सर पूछा जा चुका है कि ये किसकी राइटिंग है, तो ये जॉन वेबस्टर ने लिखी। उसके बाद इस एज की प्रोज भी फेमस है, और एक ही बंदे की वजह से फेमस है, फ्रांसिस बेकन, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। 1561 में ये पैदा हुआ और 1628 में इसकी डेथ हुई। एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखता था। एफोरिस्टिक स्टाइल मीन्स कि ऐसा स्टाइल जिसके अंदर आप कोई अक्लमंदाना, कोई हिकमत की बात कर दो, कोई अक्लमंदी वाली, कोई विट वाली बात कर दो, उसको कहते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। तो बेकन को प्रिंस ऑफ एम्पेरिसिज्म भी कहते हैं। एम्पेरिसिज्म मीन्स नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, वो नॉलेज जो एक्सपीरियंस के थ्रू आप में आए। ये जो बेकन था ये बाय प्रोफेशन एक लॉयर भी था, एक वकील था, तो इस वजह से इसके पास एक्सपीरियंस भी था, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था। तो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस की बेस पे इसके पास जो नॉलेज है, इसने उसकी हेल्प से एसेज लिखे, और इसके जो एसेज थे वो एफोरिस्टिक स्टाइल में थे, और उसी वजह से इसको प्रिंस ऑफ एम्पेरिसिज्म भी कहा जाता है। इसको चैम्पियन ऑफ रिनेसेंस भी कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को, और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। इसकी जो फेमस राइटिंग्स हैं उनमें द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, और उसके बाद इसके काफ़ी सारे एसेज हैं, लाइक एसेज ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ डेथ, ऑफ ग्रेट प्लेस। फ्रांसिस बेकन ने जो अपने एसेज पब्लिश करवाए वो अपने 3 फोलियोज़ में इसने पब्लिश करवाए थे। फोलियो मीन्स इस के ग्रुप में इकट्ठे इसने 10 एसेज फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाए। तो हम ये कहेंगे कि इसके फर्स्ट फोलियो में 10 एसेज थे, जो कि इसने 1597 में पब्लिश करवाए, और वो इसने डेडिकेट किए अपने ब्रदर को, एंथनी को। और जो इसका लास्ट फेमस फोलियो था एसेज का, वो इसने 1623 में पब्लिश करवाया, और उसके अंदर 58 एसेज थे। तो ये फ्रांसिस बेकन की एक और बहुत फेमस राइटिंग है जो शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो मैं आपको ये लिख देता हूँ यहाँ पे। ये नोवम ऑर्गेनम ये शायद आपको क्लियरली समझ ना आ रहा हो, लेकिन NOVUMORGANUM, नोवम ऑर्गेनम उस राइटिंग का नाम था, जो इसकी बहुत फेमस राइटिंग है बेकन की। उसके बाद जो अदर प्रोज राइटर्स थे इस एज के, उसमें रॉबर्ट बर्टन आ जाता है। एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, हमने अभी एक और राइटिंग पढ़ी थी, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वो लिखी थी जॉन डन ने, और ये एनाटॉमी ऑफ मेलंकली रॉबर्ट बर्टन ने लिखी। सर थॉमस ब्राउन, इसकी 2 राइटिंग्स बहुत फेमस है, रिलीजियो मेडिची और द अर्न बरियल। और जेरेमी टेलर की राइटिंग फेमस है, हॉली लिविंग एंड हॉली डाइंग। और जॉन मिल्टन, जिसने पैराडाइज लॉस्ट भी लिखी थी, उसने एक प्रोज वर्क भी लिखा था जिसका नाम था एरियोपेगिटिका, और ये प्रोज वर्क जो था ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में इसने लिखा था। तो दैट्स ऑल फॉर द प्योरिटन एज लिटरेचर। तो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट।